सकता हूँ। उसके बाद मनावर में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था। हमने सरकार से एक ही मांग करी थी कि जो गो भक्ति हमने करौली क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण लोगों में गौ माता के प्रति देखी है, और यहाँ गौ माताएं, क्योंकि हमारे सिंगाना में भी मतलब ओवर लिमिट जो 100 की क्षमता है, 200 की क्षमता है, 350 से ज़्यादा कैपेसिटी है, तो कई बार गौ माताएं अभी वहाँ पे भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि और ज़्यादा बढ़ाई जाए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मुझे खुशी है कि हमें इसी कार्यकाल में विधानसभा चुनाव से पहले ये गौशाला स्वीकृति मिली है, और इस गौशाला को सरकार से तो हमने पैसा लिया ही है 37 लाख रुपए। उसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कम से कम चुनाव से पहले हमको आवंटित करी है। साथ में इस गौशाला को, जैसे मनसाराम जाट जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इसको संचालन, इसको आगे चलाना, क्योंकि 37 लाख में बिल्डिंग भवन जो भी है बहुत बन के तैयार हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे उदाहरण के तौर पे सिंगाना क्षेत्र की गौशाला को मैं देखता हूँ, जब भी हम जाते हैं सिंगाना तो जरूर गौशाला में हम बैठक रखते हैं, वहाँ मिलते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं। तो मैंने एक बात देखी कि उस सिंगाना गौशाला का संचालन संदीप अग्रवाल जी के नेतृत्व में शानदार जानदार तरीके से तो हो रहा है, लेकिन सिंगाना के आसपास 20-25 गाँव के जो हमारे किसान भाई है, जो हमारे अलग अलग गांव में रहने वाले हमारे गो भक्त हैं, वो हर प्रकार से वहाँ सहयोग करते हैं। कोई चारा देके जाता है, कोई पैसा देके जाता है, तमाम तरह का उनका सहयोग मिलता है। तो आज सबके सहयोग से आज जो मध्य प्रदेश की सबसे टॉप की गौशाला बनी है। तो मैं जो हम लोगों ने करौली क्षेत्र के आसपास जो जनता को देखा है, यहाँ पे मतलब सभी लोग लगभग बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छे किसान है, बहुत संपन्न किसान है, और आसपास की करौली के क्षेत्र के किसान, करौली गांव के किसान तो इसको सहयोग करेंगे ही करेंगे। आसपास के 10-15 गांव की समिति बनकर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा योगदान भी देंगे, तो इसको हम भव्य से भव्य, मतलब पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की एक ऐसी गौशाला एक उदाहरण के तौर पे बना सकते हैं, जिसका नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा। और आज आप सभी, हम लोग चाहते तो हम 4-5 लोग कार्यकर्ता लोग इकट्ठे होकर गौ माता का भूमि पूजन कर देते और कार्यक्रम खत्म कर देते। हमारा उद्देश्य था कि आप सभी को बुलाने के पीछे यही उद्देश्य है कि इस गौशाला के निर्माण में आप सभी का थोड़ा ना थोड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहे, क्योंकि अगर आप लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहेगा तो ये मुझे लगता है देश की सबसे अच्छी गौशाला बनेगी। मैंने सभी ग्रामवासियों से, आसपास से उपस्थित सभी हमारी माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, इस गौशाला में जब गौशाला बनेगी तो हम श्रमदान भी करें। हम लोग श्रमदान के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी करें। सरकार दे रही है, सरकार के भरोसे ही नहीं रहना है, सरकार पैसा देगी, लेकिन मेरा यह है कि जितना दे सकता है कोई भी, भले 1 रुपये का सहयोग रहे, हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप लोग की भावना जुड़नी चाहिए इस गौशाला से, क्योंकि जिस दिन आपकी भावनाएं जुड़ी, आप ये मान के चलो कि इसको भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ गौशाला बनने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे जो भी गो भक्त हैं, मतलब अपनी तरफ से आप जब गौशाला बने, निर्माण कार्य शुरू हो, तो सभी माताएं बहनाएं सब आए बैठे, तो आप लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, कोई आर्थिक रूप से सहयोग करे, कोई श्रमदान भी करे। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी, पैसा भी देगी, लेकिन मेरा ऐसा अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र के सभी किसान बंधु थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप लोग 1-1 रुपया भी दिया ना, तो एक गौशाला, क्योंकि संचालन की जो चुनौती आती है, हमने देखा कि कई गौशालाएं सरकार ने बना तो दी, लेकिन कई बार ग्राम समिति को दे दिया, कई बार सरपंच साहब को दे दिया, तो कई बार सरपंच भी इतने संपन्न नहीं होते हैं कि क्योंकि सरकार गौ माता के लिए चारे का जो 1 रुपये का कितना, संदीप भैया कितना डालती है 1 किलो का? एक गाय का 20 रुपये एक दिन का। तो कई बार 6-6 महीने तक सरकार पैसा नहीं डालती खाते में। ऐसे में कई गौशालाएं बंद हो गई, कई गौ माताएं मर जाती है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस करौली कामधेनु गौशाला को शानदार जानदार तरीके से निर्माण करने के साथ इसका संचालन की जिम्मेदारी ये किसी एक गांव की या एक व्यक्ति की या एक किसी की नहीं गौशाला, ये पूरे विधानसभा क्षेत्र की गौशाला रहेगी। आप सबका योगदान रहेगा, हम सब मिलकर इसको बहुत भव्य तरीके से इसका संचालन करेंगे। मैं ऐसी आशा और अपेक्षा रखता हूँ, और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने संघर्ष किया। मैं बता रहा हूँ, पहले हमारी जब सरकार थी तब तो गौशालाएं धड़ाधड़
मतलब हर 15 महीने हर महीने 2-3 ब्लॉकों में गौशालाएं मंजूरी मिल रही थी, लेकिन बाद में सरकार जैसे चली गई उसके बाद गौशालाएं मंजूरी बंद हो गई है। तो लेकिन अब ये गौशाला हमने संघर्ष करके ली। मैं इसलिए भी हम लोग इस पे कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमने वास्तव में दिलधार स्तर पे, गुरुजी मैं कह रहा, जब धार में हमने धरना दिया था, हमारे गो भक्त करौली से भी गए थे, आसपास के जिलों से भी आए थे और क्षेत्र से भी गए थे। तो इस गौशाला की मंजूर स्वीकृति हमारे लिए कई चैलेंज थे, सब ने सहयोग किया। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो दिन गो भक्तों ने इस गौशाला जमीन से लेके स्वीकृति से लेके जो सहयोग किया, मैं तो आप एक जनप्रतिनिधि का मैंने कर्तव्य निभाया, लेकिन जो ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने जो इस गौशाला के लिए संघर्ष किया, उनके संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे दादा ये जो गो भक्त हैं, इनके बारे में दादा एक बार खड़े हो जाइए। इन्होंने जो ये मालाएं जो पहन रखी है, ये तुलसी माता की, हाँ फिर थोड़ा सा मैं बता दूं कि इन्होंने अपने दाढ़ी कटाने का जो पैसा होता है, अगर ये खुद दाढ़ी काट ले और उसका जो पैसा बचा इन्होंने इकट्ठा किया गौशाला के लिए। ये मालाएं भी इन्होंने तुलसी माता की मालाएं बनाई और मालाएं भेज के इन्होंने गौशाला के लिए पैसा इकट्ठा किया। मतलब इन्होंने पूरा जीवन कितना संघर्ष किया दादा ने, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने की बनती है। दूसरी, इस गौशाला के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जिन जिन गौ भक्तों ने सहयोग किया, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। एक बार जो आज इस गौशाला के भूमि पूजन में उपस्थित समस्त हमारे गणमान्य नागरिक बंधु, गण माताएं, बहनें, हमारे सदगुरुदेव भगवान, सबके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और मैं ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ साथियों, आप लोगों को अब मेरी राजनीतिक थोड़ी सी बात चर्चा कि जब मैं मनावर विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझे कोई नहीं जानता था, मेरी शकल भी नहीं जानते थे और कई प्रकार से भ्रम फैलाया गया था कि हीरा अलावा भगवान को नहीं मानता है, हीरा अलावा तमाम तरह के हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन आप सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, देखो हमारी ऐसी कभी कोई भावना नहीं रही है। मैं 10-15 साल दिल्ली एम्स तक की पढ़ाई करते करते मेरे को लगा, और उसके बाद जैसे यहाँ आया मुझे साल भर बाद चुनाव के लिए टिकट मिल गया। और टिकट भी मैंने कहा कि मनावर में तो मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा भी तो पता नहीं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मैं खुद असमंजस में था। लेकिन जब टिकट लिया और जब चुनाव लड़ा, क्योंकि देखो मेरी एक फितरत है, अगर एक कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे हटना तो मेरी जिंदगी में नहीं रहा है। मतलब हम कभी भी हमेशा, अगर कई लोगों ने कहा कि हार जाएगा, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो 40,000 लगभग 40,000 वोट से मैं जीता, जो मनावर के इतिहास में पहला इतिहास रचा गया। तो मैं मनावर की जनता का और उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार हमेशा प्रकट करता हूँ, हर बार प्रकट करता हूँ, क्योंकि बिना जाने पहचाने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और 40,000 मतों से जिताया। अब आगे का आप लोगों से इतनी अपेक्षा रहता हूँ कि जो मुझे नहीं जानने के कारण जो 40,000 कम रह गए थे वोट, तो इस बार आप भरपाई करेंगे और 80,000 से जिताएंगे, ऐसे आप लोगों से अपेक्षा रहते हैं। और हमेशा हमने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। हम हमेशा, जितने धार्मिक आप लोग नहीं हुए उतने धार्मिक तो मेरे घर में आप जाके देखेंगे कभी मेरे गांव में तो पता चलेगा कि हम लोग कितने धार्मिक लोग हैं। तो ये जो भ्रम, अफवाहें, ये सब तमाम तरह के प्रचारित किया जाता है, हमारी कभी किसी के प्रति कोई भावनाएं नहीं रही। चुनाव जीतने के बाद में मैं तो ये भी नहीं देखा कि बीजेपी का, कांग्रेस का है। मैंने कहा कि मेरा कर्तव्य है, मैं विधायक हूँ और विधायक सभी पार्टी का होता है अगर विधानसभा क्षेत्र से हुआ तो, और सबके काम किया हमने। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्ति मनावर का नहीं बोल सकता है, मुझे एक आरोप नहीं लगा सकता है कि विधायक जी ने दुर्भावनावश हमारे ऊपर कार्रवाई करी या हमारे साथ गलत किया। हमने कोशिश करी इन 4.5 सालों में कि हमारी जनता के सेवा के लिए, मनावर के विकास के लिए जो बेहतर से बेहतर काम हो सकता है मैंने किया। मैंने सबसे ज्यादा विधानसभा में प्रश्न लगाए। आपको पता होगा जब हमारे सरकार बनी और उसके बाद जो चौथे चरण की नहर का पानी अपनी मान नदी से आगे जा ही नहीं रहा था, और मुझे पूरा विश्वास अगर सरकार नहीं बनती तो नदी के वहीं पानी रह जाता। हमने नहर के अंदर घुस कर वो जो वाल इन्होंने खाली छोड़ दिए थे, नहीं छोड़े थे, जुड़वाए और
वो दोबारा वो टूटी फूटी नहर को चालू कराया और कैसे भी करके धुलसर तक पानी पहुंचाया। और आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी भी वहाँ सिसलिया डैम से जो हमारे हिस्से का पानी है उज्जैन सिपरा नदी में छोड़ रहे हैं, और इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसान भाई वहाँ आंदोलन धरना प्रदर्शन करने जाते ही नहीं। जितनी लड़ाई लड़ता हूँ मैं लड़ता हूँ, अगर यहाँ के किसान अभी भी 4 दिन भी सिसलिया डैम पे जाके धरना दे दिया, मैंने तो बोल दिया अभी भी शिवराज को आज ही सवाल प्रश्न लिखा, लेटर लिखा, मैंने कहा कि ये सिसलिया डैम से अगर मनावर के किसानों को पानी नहीं दिया तो विधानसभा में धरना दूंगा अगले ये जुलाई के विधानसभा सत्र में, क्योंकि पानी का पहला अधिकार, क्योंकि ये नहर चौथे चरण की हमारे क्षेत्र के लिए बनी है। तो किसान भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि वहां से सिसलिया डैम से पानी लेने के लिए, सिसलिया डैम एक धर्मपुरी क्षेत्र में है और वहाँ पे एक पानी इकट्ठा होता है और आधा पानी वो महेश्वर ये अपना सिपरा उज्जैन भेजते हैं और आधा पानी इधर आता है। तो हमारे किसान डरते झगड़ते नहीं है तो सारा पानी उधर ही भेज देते हैं। तो जितनी लड़ाई कर करके मैं पानी इधर लाता हूँ उतना ही काम चल रहा था। आप लोग भी अगर मेरे साथ खड़े रहोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कभी पानी की कमी नहीं आने वाली, इतना चौथे चरण की नहर में पानी आ जाएगा। हमने अब मनावर के अस्पताल की अगर आप लोगों को बात बताऊं तो मैंने आधुनिक अस्पताल पहले सरकार ने 25 बेड का मंजूर किया था, 30 बेड का। मैंने लड़ झगड़ के 100 बेड की मांग करी, फिर 50 बेड का